खबरदार करता सवाल यही है कि 6 लोगों को मारने और 7 निर्दोष नागरिकों को 17 साल आरोपों में फंसाए रखने का दोषी कौन है? वो जांच एजेंसियां, जांच अधिकारी या फिर सियासत के वो चेहरे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते रहे, जिनकी वजह से 16 साल 10 महीने 2 दिन बाद भी देश को नहीं पता कि 6 लोगों की जान लेने वाला कौन है। 29 सितंबर 2008 के धमाके में जिन्हें 1.5 दशक तक आरोपी बनाकर धर्म के नाम पर आतंक का ठप्पा लगाकर प्रताड़ित किया गया, उनका जिम्मेदार कौन है? मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो फैसला आया है उसके बाद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर पे जश्न मन रहा है और सामने तस्वीरों में आप देखिए उमा भारती के जो समर्थक हैं वो उनके घर पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और इसके साथ ही खुशियां मना रहे हैं। पहला वीडियो बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मालेगांव बम धमाके में निर्दोष साबित होने पर बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर लड्डू बट रहा है, आतिशबाजी होती है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को इसी मामले में दावा रहा इतनी प्रताड़ना तक दी गई कि वो पैर पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उनका उठाया सवाल अब भी लगातार खड़ा होता है, साध्वी प्रज्ञा को फंसाने वाली सियासत के चेहरे कब सजा पाएंगे? यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। दूसरा वीडियो लड्डू का डिब्बा पुणे में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर के बाहर भी खुलता है, जहां होती आतिशबाजी और भगवा ध्वज के साथ लहराया जाता तिरंगा। 17 साल बाद मालेगांव धमाके के आरोपों के कटघरे से निर्दोष कर्नल प्रसाद पुरोहित के बाहर आने की खुशियों का प्रतीक। लेकिन ये सवाल अब भी खबरदार करता है, बरी हुए कर्नल प्रसाद पुरोहित के गुनहगारों को सजा कब और कैसे होगी? राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे। देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। अब तीसरे वीडियो पर गौर करिएगा। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में रात 9:30 बजे हुए बम धमाके में जान गंवाने वाले 6 लोगों में 10 साल की फरहीन भी थी, जिसकी फोटो लिए पिता का हाथ अब भी कांपता है। इसी कांपते हाथ के साथ ये सवाल मजबूती से रखते हैं, सवाल 7 आरोपी निर्दोष, तो मालेगांव में धमाका फिर किसने किया था? ये गलत किए क्या कोर्ट ने? हेमंत करकरे साहब ने जितने को पकड़े थे वो सब गुनहगार है। अगर वो नहीं किया है तो कौन किया? उनको हाजिर कर पकड़ना था उनको, बम बला जो किया है। अब हम हाईकोर्ट से जो फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट जाए। मेरी बच्ची थी, वड़ा पाव लाने के लिए गई, हो गई। खबर यही है कि एक तरफ वो 7 नागरिक हैं जिन्हें 17 साल मालेगांव बम धमाके का आरोपी बनाकर जांच एजेंसियों ने जीवन भर ना भूलने वाला दर्द दिया, और दूसरी तरफ मालेगांव के वो 6 निर्दोष जिनकी जान धमाके में गई और परिवार को 17 साल बाद भी पता नहीं धमाका किसने किया, किसने उनके घर वालों को मारा। अगर कोई कायदा है तो लगना चाहिए कि हाँ मुजरिम को सजा हो जाए। यहाँ तो जो बेकसूर थे उनको भी 17 साल जेल में रखने के बाद बाइज्जत बरी करे है, और जिनको अभी आज कोर्ट में हाजिर किया गया है तो उनको भी बाइज्जत बरी किया। तो मुजरिम है कौन? ये सब एक गलत तरीका होता है। मालेगांव धमाके की जांच 2 बड़ी जांच एजेंसियों ने की। पहले 2008 से 2011 तक महाराष्ट्र एटीएस और फिर 2011 से लगातार एनआईए। लेकिन नतीजा क्या निकला?
एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज ए.के. लाहौटी ने फैसले में बताया कि जांच एजेंसियां ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रही। अभियुक्तों के विरुद्ध गहरा संदेह हो सकता है, लेकिन उन्हें दंडित करने के लिए ये पर्याप्त नहीं। विस्फोट की बात तो साबित कर दी, लेकिन ये साबित करने में असफल रहे कि मोटरसाइकिल में बम लगाया गया। साजिश रचने और साजिश के लिए बैठक करने की बातें भी साबित नहीं हुई। ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। तो फिर सवाल है कि 17 साल बाद हासिल क्या हुआ? क्या अब 17 साल जिनका आरोप लगाकर टॉर्चर हुआ, उनके निर्दोष साबित होने पर जांच करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? समाज मानता है कि हम लोग निर्दोष हैं और यूपीए ने उस समय की सरकारों ने ये एक झूठी कहानी चलाई और हम लोगों को फॉल्सली फ्रेम किया। इस में समाज इस बात को स्वीकार करता है। हम लोगों को जितना टॉर्चर किया गया, जितनी हम लोगों को तकलीफें हुई, जो कुछ भी हुआ, हमने कोर्ट के सामने रखा है। हमने कोर्ट के सामने अपना नार्को टेस्ट का रिपोर्ट भी रखा है, जिसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, वो साबित होता है। जो कोर्ट टिप्पणी करेगा, हमने अपनी व्यथा कोर्ट के सामने रखी है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है और हम इतने कॉम्पिटेंट भी नहीं हैं कि हम इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर्स पर जिन्होंने हमें टॉर्चर किया उन पर हम कोई एक्शन ले सकें। ये हमारी मजबूरी है, हमारी कोई इच्छा इसमें कुछ नहीं। जो निर्दोष साबित हुए वो इस इंसाफ पर भरोसा रखते हैं कि आखिरकार अधूरा ही सही लेकिन न्याय तो मिला। वहीं मालेगांव के धमाके के वक्त बंद हुई घड़ी की तरह अपनों को खोने वालों की जिंदगी जहां रुकी है, वो पूछते हैं कि इंसाफ अगर 17 साल बाद भी पूरा नहीं मिल रहा तो कब मिलेगा? आज 17 साल से दोनों तीनों कोर्ट से फैसले होने के बाद में आज इस पर हम मुतमईन नहीं है। हमको मुतमईन के लिए आगे हमको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। हमको फैसला चाहिए कि ये फैसला जो है गलत है। जो सारे प्रूफ दिए गए हैं उसके प्रूफ को हटाते हुए जो तुमने फैसला किया, इस फैसले पे इंसाफ नहीं होता है। इसलिए हम आगे और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए दरवाजा खटखटाएंगे और हमको इंसाफ चाहिए। एक बच्ची जो 6 साल की थी, वो कुछ लेने आ रही तो वो जगहों पर ही कहना चाहिए कि वो उसका देहांत हो गया था, यानी जगहों पर ही मर गई थी बच्ची। यानी करने वाले जो थे, बम ब्लास्ट जो लोग करे थे, इतना ताकतवर बम धमाका करे थे कि उससे जो लोखंड का जो शटर है, ये शटर फट गया था। ऊपर जो पानी की टांकी थी वो टांकी फट गई थी। हम आखिरी में यही चाहेंगे, जिन लोगों ने भी बम ब्लास्ट किया है, ये कोई भी हो, उन लोग को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें, उससे सबक हासिल करें। मालेगांव की ये वो जगह है जहां 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ। यहाँ उस धमाके के निशान अब भी मौजूद है। जानते हैं ये शटर क्यों नहीं अब तक सही हुआ? 17 साल में जो ब्लास्ट के जो निशान है, वो निशान मालेगांव अपने से जहन में, अपने तन पे लेके देखा। आप देख सकते हैं ये अभी वही स्पॉट है जब ब्लास्ट हुआ था। उसके जो छर्रे थे, छर्रों से जो होल बने थे शटर पे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वही स्पॉट है जब आज तक वैसे के वैसे उन्होंने रखे हैं कि जब न्याय मिलेगा तब हम इसका जो है वो चेंज करेंगे, तब तक ये निशान ऐसे ही बने रहेंगे। मालेगांव में 17 साल बाद भी धमाके के निशान जिस तरह मौजूद हैं और वो न्याय के इंतजार में जस के तस पड़े हैं, उसी तरह अब भी जान गंवाने वाले 6 परिवारों और 17 साल आरोपी बनाकर रखे गए 7 निर्दोष के घर वालों के दिल में दर्द के निशान जिंदा है। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है कि इनका जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है। 17 साल कम समय नहीं होता है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। और आज वो सवाल फिर भी अधूरे हैं, उन पीड़ितों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आरोपी बनाया गया। हमारे साथ इस समय साध्वी ऋतंभरा जुड़ रही हैं। साध्वी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये जो निर्णय आया है, स्वागत कर रहे हैं सब इस निर्णय का, लेकिन इस निर्णय को जब हम देखते हैं साध्वी जी, तो क्या समझ में आता है कि 17 वर्षों पहले जब वो जांच एजेंसियां ढूंढ रही थी, जिन्हें ढूंढना चाहिए था कि असली गुनहगार कौन है, वो क्या केवल नैरेटिव गढ़ने के लिए किरदार ढूंढते हुए नजर आए? निश्चित रूप से श्वेता, वो अपराधी नहीं ढूंढ रहे थे, वो भगवा को अपराधी सिद्ध करने के प्रयत्नों में थे। जिस ऋषि परंपरा ने चींटी और ब्रह्मा के बीच में एक ही चेतना का दर्शन किया, उस
परंपरा को लांछित करने के प्रयत्न, आप देखिए कि किस तरह भगवा आतंकवाद की इन्होंने पूरे वातावरण बनाने का प्रयत्न किया। और आप विचार करिए श्वेता, हमारी जो प्रज्ञा है वो वात्सल्य ग्राम के अंदर एक व्यक्तित्व निर्माण के शिविर में आई थी। मैं अमेरिका जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी माँ मुझे यहाँ रह के कुछ साधना करनी है। वो 10-11 दिन वहां रह के साधना कर रही थी। इस बात को लेके जितना वात्सल्य ग्राम को पीड़ित किया गया, उसके अधिकारियों को पीड़ित किया गया, इस सारी योजना के बीच में सबको लपेटने का प्रयत्न था। लेकिन एक बात सत्य है श्वेता, कि जब जब कभी झूठ जीतता हुआ मालूम पड़ता है और सत्य का उसके पास कोई आधार नहीं होता, लेकिन सत्य की ही जीत होती है और अंततोगत्वा सत्य की ही जीत होती है। मैं इसको देश मानती हूँ श्वेता, ये हमारी परंपरा के प्रति देश की पराकाष्ठा है और हम सब प्रहलाद बनते हैं, युगों युगों से बनते हैं। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। लेकिन इस सत्य को भी सब जानते हैं कि आग में से गुजर कर सोना कुंदन बनता है। इसी तरह मेरी परंपरा अपने घर में गाली खाती है श्वेता। मेरी वो शुद्ध परंपरा जिसने कोई भेदभाव कभी किया नहीं, अपने ऊपर अन्याय झेले हमने, फिर भी हमारी परंपरा में ये रहा कि अगर युद्ध होते हैं ना तो बाद में तड़पते हुए तरसते हुए त्रसित और वो ऐसे प्राणांतिक पीड़ा भोगते हुए शत्रु पक्ष के लोगों को भी पानी पिलाने की परंपरा रही है हमारी। ये जितना भी पाप किए हैं उस समय की तथाकथित सरकार ने, अभी चर्चा चल रही है अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो जो उनके आका हैं उन्होंने उनको दबाव बनाया होगा कि सारे विषय को मोड़ दी। सही बात है साध्वी जी की, मतलब ये कहीं तो ये तय करना होगा, कहीं तो दायित्व को तय करना होगा, वरना तो हर बार इसी तरह से जांच होगी और उसके बाद दशकों बाद ये पता चलेगा कि नहीं इसका दोषी तो ये नहीं कोई और रहा होगा, तब तक तो कहां कौन दोषी। अब इसमें देखिए सैनिकों पर को आरोपी बनाया गया, संतों को आरोपी बनाया गया, और केवल ये बात नहीं थी। 26/11 का हमला हमें याद आता है जब हाथ में कलावा बांधकर आतंकी आते हैं ताकि ये बात कह सकें कि देखो भगवा आतंकवाद है। जी बिल्कुल, अब आप देख लीजिए कि सत्य सामने आ गया है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो पीड़ित हैं, जो हताहत हुए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिसका दोष नहीं, 17 साल तक श्वेता जी मानसिक पीड़ा झेलना, यातना शारीरिक झेल देना, इतनी गंदी बीमारी लग गई, आंखों की रोशनी चली गई, ये क्षति पहुंचाने का प्रयत्न था। और हमारी परंपरा में श्वेता जी व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता। अगर हम भगवा वेश धारण किए हैं तो हमारे पीछे युगों युगों की ऋषि परंपरा के हम संवाहक हैं। उनको अपमानित कर दो, उनको लांछित कर दो, उनको अपराधी सिद्ध कर दो ताकि पूरी परंपरा धूमिल हो जाए। ये कुत्सित भावना भारत में आजादी के इतने वर्ष के बाद भी हम सब झेल रहे हैं श्वेता जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समाज से भी ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर कुछ मानक ऐसे हैं जो कभी भी अत्याचार हम झेलते हैं, हम कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, हमें निर्दोष को सजा देने का मन में भाव ही नहीं आता। अभी पहलगांव में जो घटना घटी, लगता है कि वो अपराधी पकड़े जाने चाहिए, लेकिन उन अपराधियों को पैदा करने वाली विचारधारा, उसके पीछे जो वैश्विक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, वो भी तो कुछ मायने रखती हैं। तो साध्वी रितंबरा जी, आपकी आवाज का कंपन बता रहा है कि आपको इस समय क्या महसूस हो रहा है इस निर्णय के आने के बाद। आज हमें भारती भी आज रो पड़ी। आनंद है, सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो भिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। हम तैयार हैं, पर अपने देश की परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को हम धूमिल नहीं होने देंगे और ये अक्षुण्ण रहेगी, शाश्वत रहेगी। करुणा, सहजता, लेकिन साथ में वीरता, ये दोनों सत्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आप सब जानते हो श्वेता जी कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। आज इस निर्णय से ये सिद्ध हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी रितंबरा हमसे बातचीत करने के लिए।
देश में जांच करने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियां बनती हैं, लेकिन नतीजा अगर 17, 18, 19 साल बाद भी ये निकले कि गुनहगार का पता ही नहीं, तो आम आदमी का भरोसा टूटता है। उसी भरोसे को टूटने से बचाने के लिए खबरदार करना जरूरी है, क्योंकि केवल 2008 मालेगांव धमाके में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट से धमाके के सभी 7 आरोपी ही बरी नहीं हुए हैं। यानी केवल मालेगांव धमाका पहला मामला नहीं जहां अब पता ही नहीं कि धमाका किसने किया, बल्कि इसी महीने 21 जुलाई को 19 साल बाद 2006 मुंबई ट्रेन धमाके में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें 12 दोषियों को निर्दोष करार दिया जाता है। हालांकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अपील होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगी है। लेकिन सच ये जरूर कि मुंबई ट्रेन धमाके का गुनहगार भी कौन है, ये पता नहीं चला। इससे पहले 2007 समझौता एक्सप्रेस धमाका केस, वहां 12 साल बाद फैसला आया तो 2019 में एंटी टेरर कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया, यानी नहीं पता चला धमाका किसने किया। इसी तरह 2007 मक्का मस्जिद धमाका, 11 साल बाद 2018 में उसका निर्णय आया, सभी आरोपी बरी हो गए। 2006 का नांदेड़ बम धमाका केस, जिसमें 19 साल बाद इस साल जनवरी महीने में सेशंस कोर्ट का फैसला आया, सभी 9 आरोपी छोड़ दिए गए। यानी वर्षों बाद भी जब पता न चले कि धमाका किसने किया, गुनहगार कौन है, तो ये फिर कैसा न्याय। और तब विपक्ष सवाल उठाने लगता है कि क्या जांच एजेंसियां आरोपियों का धर्म देखकर जांच करती हैं। सवाल पूछा जाने लगता है कि जिस तरह मुंबई ट्रेन धमाके के आरोपियों के बरी होने पर तुरंत सरकार सक्रिय होकर अपील करती है, क्या उस तरह मालेगांव धमाके में निर्दोष साबित हुए आरोपियों के फैसले में अपील की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, पेनल्टी का भी ऐलान किया और आज भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहकर संबोधित किया। डेड यानी मृत्यु। सोचिए, जो भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती इकोनॉमी है, उसके लिए ट्रंप ने मृत शब्द का इस्तेमाल किया। खुद को कभी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? भारत से उनके इतने खफा होने की वजह क्या है? आखिर वो भारत से इतने चिढ़े हुए क्यों हैं?
पेशे से कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव का खेल खेलते हैं। भारत से ट्रेड डील को लेकर उनकी ये रणनीति अपने चरम पर है। इसीलिए उन्होंने एक तरफ भारत पर 25% के टैरिफ के साथ अतिरिक्त जुर्माने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकसित करने को लेकर समझौता करके हिंदुस्तान को चिढ़ाने की कोशिश की। ट्रंप यहीं पर नहीं रुकते। उन्होंने रूस और भारत की तुलना करते हुए दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था को डेड बता दिया। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. कोई जो कहे, लेकिन भारत अनिश्चितता के इस माहौल में सबसे मजबूत और भरोसेमंद इकोनॉमी है, जिसकी रफ्तार की गवाही दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां देती रहती। लेकिन भारत के लिए मसला विकास दर नहीं, ट्रेड डील के लिए ट्रंप की पैंतरेबाजी है। लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है। सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर इतने ज्यादा क्यों उखड़े हुए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप की इस चिढ़न का जवाब भारत की वो नीति है जिसमें देश हित सबसे पहले है। वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को बता दिया कि भारत अपने हित से समझौता नहीं करेगा। 5 महीने बाद भारत अपनी नीति पर कायम है, इसीलिए उसे ट्रंप के गुस्से का निशाना बनना पड़ रहा है। यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के आगे घुटने टेक चुके हैं, लेकिन ट्रेड डील पर सबसे पहले बात शुरू करने वालों में भारत अपने हितों पर अब भी अडिग है। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं होने की सबसे बड़ी वजह कृषि उत्पाद है। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन, गेहूं पर टैरिफ कम करे, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय किसान उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। अमेरिका में किसानों को करीब 55 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसानों को सिर्फ 25,000 रुपए। इसके अलावा भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जैसे सोयाबीन और मक्के का आयात करने का विरोध कर रहा है। Well, everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। अमेरिका की एक और बड़ी मांग डेयरी उत्पादों के बाजार खोले जाने को लेकर है, लेकिन भारत का तर्क है कि ऐसा करने से करोड़ों लोगों के रोजगार पर संकट आ जाएगा। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के भारत आने से अपने देश के दुग्ध उत्पादों के दाम में 15% तक की कमी आएगी। इससे किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना नुकसान होगा। ये भी एक वजह है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को न खोलने को लेकर अडिग है। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 16% हिस्सा है।
आजादी के इतने साल बाद भी कृषि से ही सबसे बड़ी आबादी को रोजगार मिलता है। इसलिए किसानों के हितों में लिए गए किसी भी फैसले का असर बहुत व्यापक होगा। इसलिए भी सरकार बहुत सोच समझकर इस पर बात कर रही है। देखिए क्या है, हमारे 60% से ज्यादा आबादी आज भी रूरल एरिया से कनेक्टेड है, जिससे एग्री और डेयरी से ही कनेक्टेड है। अगर हमने अलाउ कर दिया और टैरिफ पे हम समझौता कर लेते हैं यूएस के साथ, तो फिर क्या होगा कि माल सस्ते में आने लगेगा वहां से। खासकर वो अपना जीएम क्रॉप पुश करेंगे, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे मक्का हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस गिर जाएंगे। वैसे ही हमारे किसान स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एकरेज है 1 हेक्टेयर से कम का है 80 से 85% किसानों का। तो जब उनका वैसे ही हालत खराब है और रेट गिर जाएंगे तो उनको रेट मिलेगा कैसे। डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप कब पलटने वाली पोस्ट कर दें, इस बारे में वो भी नहीं जानते। लेकिन टैरिफ के मामले में भारत के रुख से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबाव में नहीं आ रहा है। क्या सरकार रूस से तेल खरीदने को लेकर भी यही रुख अपनाएगी? क्योंकि ट्रंप इस बात को लेकर चिढ़े हुए हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल क्यों खरीद रहा है। खुद को बादशाह समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीनों पहले तक रूस के राष्ट्रपति के सबसे बड़े प्रशंसकों में एक थे। इसलिए रूस किसे तेल बेच रहा है, इससे तब ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता था। उस वक्त ट्रंप को यूक्रेन युद्ध रुकवाकर नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का ख्वाब दिखाई दे रहा था। इसलिए ट्रंप को लगा कि वो कोई डील करके पुतिन को मना लेंगे और उनका डंका बच जाएगा। लेकिन पुतिन ने खुद को स्मार्ट समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को खूब घुमाया, कई बार फोन पर लंबी बात की, ट्रंप के सलाहकारों को मॉस्को बुलाया, लेकिन जंग नहीं रोकी। जब ट्रंप को लगा कि बात बन नहीं रही, तो ट्रंप के सुर बदलते गए और वो टैरिफ की धमकी पर उतर गए। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध रुकवाने के वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बावजूद उनके हाथ खाली हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत समेत बाकी देश रूस से तेल न खरीदे। भारत रूस से बड़ी तादाद में अपने सैन्य साजो सामान खरीदता है। ऐसे समय में जब सब चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में कत्लेआम बंद करे, भारत रूस से तेल खरीद के मामले में चीन के साथ सबसे बड़ा खरीदार है। तो पुतिन ने जब ट्रंप की बात नहीं मानी, तो वो चाहते हैं कि भारत भी उनके कहने पर रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर दे। भले इससे भारत और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएं, भारत में महंगाई बढ़ जाए। रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप की ये झल्लाहट यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमले हैं। पुतिन ने अपनी मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर दहला दिया। रात भर हुए सिलसिलेवार धमाकों ने शहर जला डाला। आधी रात को कीव के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मेट्रो स्टेशन, अंडरपास और तहखानों में हजारों लोग छिपे हुए थे। जब रूस ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला, पुतिन ने कीव पर हर तरफ से इतने ड्रोन दागे कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी चकरा गया। कीव पर रूस के अब तक के सबसे बड़े हमले में अकेले कीव शहर में 27 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया गया। 6 हमले तो सिर्फ कीव के जुलियानी हवाई अड्डे पर किए गए, जहां अमेरिका से मिला पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात था। इस हमले में सिकंदर के क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही शाहिद आत्मघाती ड्रोन से भी बमबारी की गई। इस हमले को राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पुतिन को दी गई डेडलाइन का जवाब माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि वो रूस को यूक्रेन के साथ समझौता करने के लिए 50 दिन की डेडलाइन को छोटा कर 10 से 12 दिन का कर देंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो वो रूस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। कीव का ये हमला पुतिन की तरफ से आया जवाब माना जा रहा है। ट्रंप को पुतिन की ये कार्रवाई नागवार गुजर रही है। इस वजह से रूस से तेल खरीदने वाला भारत अब उनके निशाने पर है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने में इसे खुद ट्रंप बड़ा फैक्टर बता चुके हैं, जिसे भारत में विपक्ष ने बड़ा मुद्दा थमा दिया। फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। रूस भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेचता है, जो वैश्विक बाजार मूल्य से प्रति बैरल 4 से 5 डॉलर कम होता है। 2022 से 2025 तक रूसी तेल की औसत कीमत 65 से 75 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी। रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से 3 साल में भारत को 11 से 25 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित बचत हुई है।
रूस से सस्ता कच्चा तेल मिलने की वजह से भारत का तेल बिल कम रहा और चालू खाते को नियंत्रित करने में मदद मिली। इस साल भारत अपने कुल आयातित कच्चे तेल का लगभग 40% हिस्सा रूस से मंगवा चुका है। पश्चिम एशिया के देशों से तेल मंगवाने में लॉजिस्टिक भी एक समस्या है, जहां जंग से पहले ही हालत अस्थिर है और अमेरिकी हमले में कब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए रूस से तेल मंगाना भारत के लिए हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन ट्रंप इस कारोबार पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। ट्रंप की योजना सीधी है, रूस का तेल मार्केट में आने से रोककर वो पुतिन को चोट देने के साथ अपनी जेब भी भर लेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में तेल के दाम बढ़ जाएंगे और अमेरिका महंगे और मुंहमांगे दाम पर तेल बेच पाएगा। तो ट्रंप अपनी जेब भरने के लिए दुनिया को महंगाई में झोंकने को भी तैयार है, क्योंकि तेल के दाम में उबाल आने से दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भारत जैसे विकासशील देशों को झेलना होगा। यही वजह है कि भारत ट्रंप के आगे झुक नहीं रहा है और ट्रंप टैरिफ वॉर कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है। आजादी के इतने सालों बाद भी हम किसी कैंप के सदस्य नहीं हैं, लेकिन दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, खतरनाक हो रही है, उसमें लगता है कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की वजह से कई बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी। ट्रंप के भारत से चिढ़ने की एक बड़ी वजह यही है। देखिए, अमेरिका ने तो बहुत सही पहले वो चाहते हैं कि हमारी दुश्मनी रशिया से हो जाए और चीन के साथ हो जाए, और जब भारत इन देशों के साथ दुश्मन रहेगा तो हम कठपुतले बन जाएंगे अमेरिका के। ये होने वाला नहीं है। भारत अपने रिश्ते हर एक देश से ज़रूरत के मुताबिक बनाएगा। ये अभी हमारी विदेश नीति है, और ये पिछले 10 सालों में मैंने देखी है कि किस प्रकार से विदेश नीति चलती है। भारत वो पुराना कमज़ोर देश नहीं है, और पिछले 10 साल में जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं। तो इस प्रकार का जो डिप्लोमेटिक जो दबाव में भारत आने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के फर्क को भी बखूबी दुनिया को समझा दिया है। एक तरफ पाकिस्तान है, जिसकी सेना अमेरिकी आशीर्वाद पाने के लिए अपनी जनता, उसके हक, अपने देश के हितों को भी ताक पर रख सकती है, लेकिन भारत से इस सब की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। भारत अपना हर फैसला देश हित को ध्यान में रखकर लेता है। हमारी यही नीति अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुभती है, क्योंकि हम किसी की चापलूसी नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान भारत को बेचना चाहते हैं। एक F-35 की कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में इतना महंगा लड़ाकू विमान भारत खरीदेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान परस्ती की भूमिका निभाई, उसके बाद जंग में उसके हथियार कितने भरोसेमंद होंगे, ये सवाल है। इसीलिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खुलेआम ऑफर देने के बावजूद भारत ने इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 कई बार क्रैश हो चुका है। इसे अमेरिका भले ही सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बताए, लेकिन उसे लेकर ये चिंता वाकई में गंभीर है। ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिकी नौसेना का एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमुरे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी करके बताया कि पायलट सुरक्षित तरीके से निकलने में सफल रहा। इस हादसे के कारणों की जांच जारी है। F-35B फाइटर जेट को अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत के लिए बनाया गया है। हाल ही में भारत ने कई दिनों तक फंसे रहे ब्रिटेन का फाइटर जेट F-35B ही था, जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात था। जिस तरीके से यह भारत में इतने दिनों तक खड़ा रहा और इसकी मरम्मत में आने वाली दिक्कतें आई, उससे सवाल उठे कि क्या वाकई में F-35 जैसे महंगे लड़ाकू विमान को खरीदना चाहिए। F-35 फाइटर जेट अपनी बेजोड़ ताकत के बाद भी बहुत ज्यादा कीमत और उसे ऑपरेट करने में खर्च की वजह से एलन मस्क तक इसकी आलोचना का शिकार हो चुके हैं। मस्क इसे महंगा कबाड़ तक बता चुके हैं। अमेरिका से चीन। अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए एक मौका हो सकता है। एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए कल लॉन्च हुए सैटेलाइट के जरिए हम समझते हैं। इसरो ने कल अब तक के सबसे महंगे और सबसे शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अमेरिका आज हमारे साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, उसी ने 30 साल पहले भरपूर कोशिश की कि हमें रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन तकनीक जो है वो हासिल न हो। इसके लिए अमेरिका ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए थे।
उसने प्रतिबंध लगाए, कूटनीतिक दबाव डाला, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बाधा डाली ताकि भारत को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब से बाहर रख सके। लेकिन हिंदुस्तान ने इन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने दम पर ही क्रायोजेनिक इंजन को बनाकर अपनी ताकत दिखा दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत कृषि और उद्योग को लेकर रिफॉर्म करे तो अमेरिकी टैरिफ की धमकी बेअसर हो सकती है। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे यह होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। अमेरिका को भारत से 81 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है। अमेरिकी आयात में हमारी हिस्सेदारी केवल 2.4% है, यानी हम अमेरिका के बहुत छोटे कारोबारी साझेदार हैं। अगर हम कमर कस लें तो हम दुनिया के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया को 441 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं, जबकि दुनिया का बाजार 24 ट्रिलियन डॉलर का है और हमारी इसमें हिस्सेदारी 2% से भी कम है। सोचिए, अगर हम इस बाजार में अपनी 1% भी हिस्सेदारी बढ़ा लें तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई भी देश हमें आंखें नहीं दिखा पाएगा। भारत अमेरिका को 12 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रिक उत्पाद बेचता है, जो उसके आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रिक उत्पाद का केवल 3% से भी कम है। वहीं हम दुनिया में 40 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रिक उत्पाद निर्यात करते हैं, जबकि दुनिया में इसका बाजार 3.8 ट्रिलियन डॉलर का है और हमारी इसमें हिस्सेदारी केवल 1% है। अगर हम इसे 1 से 2 कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह से कीमती पत्थर और जेनेरिक दवा के उद्योग में सरकार बढ़ावा दे, कारोबारियों की मदद करे, अपने माल की गुणवत्ता में इजाफा करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह मौका है अपनी कमियों को सुधारने का, ताकि हम कारोबार में आत्मनिर्भर हो सके। कोई भी देश हमें कारोबार के नाम पर ब्लैकमेल न कर सके। और अब आपको उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ड्रोन के अफवाहबाजों से खबरदार करते हैं। वो अफवाहबाज जो कबूतरबाज निकले। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इन दिनों रात में ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलती है। मुजफ्फरनगर में ऐसी ही अफवाह के बाद जब पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा तो पाया कि ये कबूतर के पैर में रंगीन लाइट बांधकर उसे उड़ाते थे ताकि शांति भंग हो, लोग डरें। उत्तर प्रदेश में ड्रोन वाली अफवाह से आज आप खबरदार हो जाइए, जहां रात के अंधेरे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अफवाह तैरती है कि ड्रोन उड़ाकर कोई हमला करना चाहता है, कि ड्रोन उड़ाकर कोई चोरी करना चाहता है, या फिर आसमान में कुछ रंगीन लाइट सा जलता देख उसे ड्रोन समझकर लोग रात भर जागने लगे। जैसे पहले बिजनौर में हुआ, ऐसा ही अमरोहा में भी हुआ, जहां लोग रात में ड्रोन आने वाली अफवाह से डरकर तुरंत लाठी डंडे लेकर चौकीदारी करने लगे, क्योंकि आसमान में उड़ती रंगीन लाइट वाली चीज को ड्रोन समझकर उन्हें डर लगता है। लेकिन इसकी ही आड़ में शरारती तत्व सनसनी फैलाकर शांति भंग करने में जुटे, जिसकी वजह से गाजियाबाद में देर रात पुलिस गश्त करती देखी गई। लेकिन अब जो हम आपको दिखा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये लाल हरी लाइट कई जिलों में डर की वजह बन गई है? ये लाल हरी बत्ती नहीं बल्कि कई शहरों में उड़ती अफवाह का सच है। ये वो लाल हरी बत्ती है जिसने कई जगह पर लोगों की रातों की नींद उड़ाई है, जिसे अंधेरे में देखेंगे तो आपको भी शंका होगी, लेकिन जब यहाँ पर उजाला होता है, रोशनी आती है तो अफवाह का अंधेरा खत्म हो जाता है। सफेद टी शर्ट पहना लड़का, हाथ में पिंजरा, पिंजरे में 2 कबूतर और 2 कबूतरबाज, जिनकी खबर सुनकर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कैसे अफवाह फैलाने में लोग जुटे हुए हैं। ये वो कबूतरबाज हैं जो मुजफ्फरनगर में कबूतर के पैर और गले में लाल हरी लाइट लगाकर उसे रात में उड़ाते थे, जिन्हें देखकर लोग ड्रोन समझने लगते थे, डर जाते थे। और शोएब और शाकिब नाम के दोनों कबूतरबाज लोगों के डर का मजा लेते, कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाते, अशांति फैलाते। नीली और लाल लाइट जलती हुई एक वस्तु दिखाई देती है, जिसको ड्रोन समझ करके जो है जब अफवाह फैली तो उस पर जो है पुलिस को सूचना मिलती है। ककरौली पुलिस को सूचना मिलती है तो हमारे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम तथा एसपी-आरए और सीओ भोपा इसमें तत्काल पूरी टीम के साथ सक्रिय होते हैं, और जब उसका पीछा करते हुए विभिन्न खेतों के माध्यम से जंगलों की तरफ जाते हैं तो वहां कुछ कबूतरबाज रहते हैं, उनको संपर्क किया जाता है, जो कि पॉजिटिवली उसको पुलिस को सहयोग करते हैं। फिर उस कबूतर को पकड़ा जाता है उनके सहयोग से। उन कबूतर के
उसके गर्दन में तथा उसके पैर में जो है लाल और नीली लाइट लगी हुई थी। इसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो 2 लोग पकड़े जाते हैं, शोएब और साकिब, जो कि जटवाड़ा ककरौली के रहने वाले हैं और ये कबूतरबाज है। फिर इनसे पूछताछ जब की जाती है तो इन्होंने बताया कि हमारे पास और भी कबूतर हैं इस प्रकार से, जो कि जंगली कबूतर हैं। तो उन जंगली कबूतर को इनके घर से बरामद भी किया जाता है। एक और जो जिस प्रकार के कबूतर में ये सब ये एस्टेब्लिश किया गया था, वो जो इंस्ट्रूमेंट। उत्तर प्रदेश में आज तक की खबर का असर हुआ है। स्कूलों के मर्जर की सरकारी नीति से छात्रों को होने वाले नुकसान की चिंता जब आज तक ने सबके सामने रखी, तो अब यूपी में शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले किसी भी स्कूल को अब मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही हाईवे, नदी, रेलवे क्रॉसिंग के पार के स्कूल भी मर्ज नहीं होंगे। साथ ही छात्रों की असुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। और अब आज के शुभ समाचार से आपको खबरदार करें। सिस्टम और सरकारें जो नहीं सुधार पाती, प्रकृति ही खुशखबरी देकर खबरदार करती है। बारिश और तेज हवा ने पिछले 10 सालों में जुलाई के महीने में दिल्ली के लोगों को सबसे साफ हवा की सौगात दी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार जुलाई महीने में दिल्ली का औसत AQI 79 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है, जो 10 साल में पहली बार जुलाई के महीने में हुआ है।